दोस्तों स्वागत है आपका। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजस्थान के राज्यों की अंग्रेज़ों से की गई विभिन्न संधियाँ, या यूँ कहें कि राजस्थान के विभिन्न राज्यों से अंग्रेज़ों ने जो संधियाँ करी वो किस प्रकार की थी और उनका क्या प्रभाव पड़ा। हम जानते ही हैं दोस्तों कि संपूर्ण भारतवर्ष में मुग़ल शासन की अगर किसी व्यक्ति ने नींव डाली तो वह बाबर था। बाबर के बाद में विभिन्न उसके उत्तराधिकारी आते गए और उन्होंने यहाँ पर अलग अलग काल क्रमों के अंदर मुग़ल वंश को संपोषित किया, उसकी अभिवृद्धि की और साम्राज्य विस्तार किया। अंतिम मुग़ल शासक जो औरंगजेब था, उसने अपनी कुटिल चालों और धार्मिक दमन की जो प्रवृत्तियाँ थी या सांस्कृतिक केंद्रों के दमन की जो प्रवृत्ति उसने अपनाई, उससे न केवल औरंगजेब के साम्राज्य का, औरंगजेब के व्यक्तित्व का ह्रास हुआ, बल्कि मुग़ल साम्राज्य का भी पतन हो गया। और जैसे ही दोस्तों मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ तो हमारे यहाँ पर मूलतः राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे तो राजस्थान के जो राजा थे यहाँ पर विभिन्न राजवंशों के, उनको एक स्वतंत्रता मिल गई कि अब उनके ऊपर साम्राज्य को चलाने का, जनता की देखरेख करने के लिए एक स्वतंत्रता मिल गई। राजा अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को चला सकते थे, नंबर एक। नंबर दो, उनके ऊपर किसी प्रकार का बाहरी आक्षेप अथवा आक्रमण जो होने की संभावना थी वह बाहरी आक्रांताओं के रूप में खत्म हो गई। लेकिन जब यहाँ के राजा स्वतंत्र हो गए, आज़ादी मिल गई उन्हें, तो ऐसा कहते हैं ना कि जब व्यक्ति आज़ाद होता है तो वह कई बार क्या है कि अच्छा करते करते भी कुछ बुरा करना चालू कर देता है, उसमें स्वार्थ निपजने लगता है। यही कारण था कि यहाँ के राजा अपने अपने क्षेत्रों के अंदर विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में, अंचलों में साम्राज्य विस्तार के लिए पुरजोर कोशिश करने लगे। और इसी कोशिश के दौरान उनमें आपस में संघर्ष हुआ, कलह हुआ, टकराव हुआ। और जब ये आपसी टकराव हुआ, घर में जब फूट पड़ी, आपस में जब झगड़ा हो गया परिवार में, तो बाहरी लोगों का उसमें यूँ कह सकते हैं कि बाहरी लोगों के दांव लग गए। और ये बाहरी लोग जिनके दांव लगे उनमें मूल रूप से जो थे उनमें मराठा, होलकर, अंग्रेज, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के तहत टकराव का फायदा उठाया और उन्होंने ठीक अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजों से पूर्व अंग्रेजों की भांति फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और ये जो हस्तक्षेप था जो इन्होंने किया, इस हस्तक्षेप से क्या हुआ, यहाँ पर विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों के साथ, मराठों के साथ, होलकर या अन्य दूसरे वंशजों के साथ में संधियां करना शुरू कर दिया। और ये संधियां क्यों की गई? ये संधियां इसलिए की गई कि एक तो सहायतार्थ ये संधियां थी कि ये अपने साम्राज्य के प्रसार के लिए, अपने आप का रुतबा या अपने आप का डेकोरम ऊंचा करने के लिए उन्होंने इनको अपनाया था। दूसरा क्या था कि बाहरी जो मदद मिल रही थी उसके बारे में उनको इस बात का भान नहीं था कि ये मदद आंशिक है और क्षणिक है, ट्रांजिटरी है, कि एक दिन कहीं ना कहीं ये गले का हार ना बन जाए, इस बात का वो सहज रूप से अंदाज नहीं लगा पाए। और यही कारण था कि यहाँ के जो राजा थे वे समय की मार में पिट गए। परिणामतः यहाँ पर व्यापारिक और अन्य उद्देश्यों की नीतियों के दम पर या उनके आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ों की पैतृक सत्ता का केंद्र बनी, उसने अपने पांव पसारे। फिर अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को अपने नियंत्रण में लिया और यहाँ पर व्यापार के मार्फत या व्यापारिक सोच के मार्फत यहाँ पर अपने अड्डे स्थापित कर दिए। और फिर यहाँ के राज्यों को, यहाँ के क्षेत्रों को अपना गुलाम बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ की शुरुआत करी वो थी संधियाँ।
तो दोस्तों, राजस्थान राज्य के विभिन्न अंचलों में विभिन्न रियासतों के साथ में जो अंग्रेज़ों ने संधियाँ की वो कौन कौन सी थी, किस प्रकार से की गई, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ये विभिन्न इमेजेज हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन संधियों का आरंभिक परिचय जान लेते हैं कि ये संधियाँ क्या थी, किस प्रकार से हुई। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही राजपूत राज्यों पर मुगल केंद्रीय शक्ति का नियंत्रण ढीला पड़ गया। ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। ऐसे में जो मुगलों की जो ताकत थी या मुगलों का जो प्रभाव था यहाँ के राज्यों और राजाओं पर, वह खत्म हो गया। सभी राजपूत राज्य अपना क्षेत्रीय विस्तार करने लगे और जैसे उनको आज़ादी मिली वो अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ावा करने लगे, पड़ोसी राज्यों पर वर्चस्व स्थापित कर श्रेष्ठता साबित करने में लग गए। और वे अपने आप का कद ऊंचा करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, अपने डेकोरम को बनाए रखने के लिए या उसका विस्तार करने के लिए, उसको संपोषण देने के लिए उन्होंने यह प्रयत्न किए। और परिणामतः इससे राजपूत जो राज्य थे उनमें पारिवारिक कलह और संघर्ष हो गया। विभिन्न राजपूत जो वंश थे उनमें आपस में टकराव हुआ, क्योंकि मूल रूप से जो राजा थे वे राजपूत ही थे, लेकिन घर में ही लड़ाई शुरू हो गई। शासकों ने गृह संघर्ष में बाहरी ताकतों जैसे मराठा, अंग्रेज और होलकर का सहारा लिया। और जैसे ही घर के अंदर लड़ाई शुरू हुई, गृह संघर्ष हुआ यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों और अंचलों और राज्यों में, ऐसे में जो मराठा थे, जो होलकर थे मध्य प्रदेश के, और जो अंग्रेज थे जो विदेशी ताकत थी, उनसे यहाँ के राजाओं ने सहारा लेना शुरू कर दिया। जब उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों का हस्तक्षेप हुआ तो राजपूताना के शासकों ने मराठा के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांग ली। और इसमें भी हद की पराकाष्ठा तो जब हो गई कि चलिए ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई आपस में झगड़ा है, मनमुटाव है, किसी क्षेत्र विशेष को लेकर टकराव है, ऐसी स्थिति में हमें आपका सहारा चाहिए। लेकिन केवल मात्र सहारे के बाद भी, मांगने के बाद भी आप हमारी आंतरिक जो सिस्टम है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। उत्तराधिकार, यहाँ तक जो उत्तराधिकार के जो कार्य हो रहे थे उनमें मराठा हस्तक्षेप करने लगे। तो यहाँ के शासकों ने मराठाओं से सहायता प्राप्त करने के उलट अंग्रेज़ों से मदद मांग ली। लेकिन अंग्रेज फिर भी विमुख रहे। अंग्रेज फिर भी क्या थे, यहाँ के राजाओं को सहायता नहीं देना चाहते थे, क्योंकि तत्समय अंग्रेज़ों की नीति जो थी वह राजपूताना के लिए मराठाओं से युद्ध करने की नहीं थी। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के दिलों दिमाग पर कहीं भी एक सवाल नहीं था कि केवल वो राजपूताना राजस्थान राज्य को अपना बनाने के साथ मराठों से युद्ध लड़ेंगे, ऐसा कतई उनके दिलों दिमाग पे नहीं था। लेकिन तदुपरांत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हो गया। इसी दौरान व्यापारिक सोच का विस्तार और साम्राज्यवादी नीतियों की परिछाया में ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत चली आई। एक और महत्वपूर्ण विप्लवकारी परिवर्तन हुआ कि 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पहली बार राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? तो वह था प्लासी का युद्ध। और जब राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई पहली बार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतिहास का मोड़ था सन 1757 में कि भारत के राजनीतिक पटल पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने की स्थिति में आई। व्यापार के लिए तो 1600 में आ गई थी, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन चलाने के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता का केंद्र स्थापित कर चुकी थी, और जिसमें रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। और यहाँ का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। इसी समय सन 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके पश्चात बक्सर के युद्ध के साथ ही इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पूर्णतः राजनीतिक सत्ता जो थी वह प्राप्त कर ली थी। तो बक्सर के युद्ध के बाद में जो महत्वपूर्ण संधि होती है वह इलाहाबाद की संधि थी। कहाँ की संधि थी? इलाहाबाद की संधि थी। और इस संधि के माध्यम से भारत के अंदर राजनीतिक शक्ति का जो केंद्र था वह स्थापित बंगाल में जो हुआ था उसका विस्तार हो गया और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर कंपनी का शासन स्थापित हो गया।
इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वह 1772 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और जो वॉरेन हेस्टिंग था वो 1772 ईस्वी के अंदर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल भारत में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल का था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जब पहला गवर्नर जनरल बना तो उसने यहाँ के राज्यों में राजनीतिक सत्ता की स्थापना होने के बाद उसको और मजबूती और बेहतर तरीके से जनता के साथ कार्य करने के लिए जिस नीति को अपनाया वह था सुरक्षा घेरे की नीति, और इसको कहा गया पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस या सुरक्षा घेरे की नीति किसने अपनाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें कंपनी द्वारा अपने अधिकृत प्रदेशों से सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों से मैत्री संबंध किए जाते थे और फिर उन्हें बफर राज्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शासन है, ये इसका साम्राज्य है, यहाँ पर अंग्रेज़ों की शक्ति का केंद्र है, इसके चारों ओर ये साम्राज्य है, लेकिन इसके अड़ोस पड़ोस में और दूसरे स्टेट भी हैं। अंग्रेज़ों को मालूम है कि किसी बाहरी ताकत का ठीक हमारी तरह भी यहाँ पर आक्रमण हो सकता है, इसलिए इन बाहरी राज्यों से अंग्रेज़ों ने मैत्री संबंध स्थापित किए, इनसे दोस्ताना व्यवहार किया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि बाहर से यदि कोई आक्रमण होगा तो ये दोस्त उसकी रक्षा करेंगे, उसके साम्राज्य की। इसलिए ये जो स्टेट्स थे इनको अंग्रेज़ों ने बफर राज्य घोषित कर दिया। बफर राज्य यानी कि संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स की सुरक्षा घेरे की नीति थी, जिसमें बफर राज्यों का निर्माण करना, मैत्री संबंध बनाना और अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना 3 प्रमुख बिंदु थे। इसके बाद में दोस्तों आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की हस्तक्षेप की नीति और वेलेस्ली की सहायक नीति। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, जिसने पुलिसिया सिस्टम भारतवर्ष के अंदर अच्छे से स्थापित किया था प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत, तो उस लॉर्ड कॉर्नवालिस की हस्तक्षेप की नीति थी, नॉन इंटरप्शन पॉलिसी। यह नीति भारतीय शासकों के मामले में अपनाई गई। वहीं 1798 में जो वेलेस्ली था उसने जो यहाँ के मूल राज्य थे, देशी राज्य जो थे, रियासतें जो थी, उनके साथ में सहायक संधि को अपनाना शुरू कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने जिस संधि को अपनाया 1798 में, वह देशी राज्यों के साथ में सहायक संधि के रूप में जानी गई। अब ये सहायक संधि क्या थी कि विदेशी राज्यों के साथ में जिस सहायक संधि को अपनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा या लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, वह क्या थी? तो इस नीति के तहत देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेशी नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेज़ों पर था। इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो जो आंतरिक रूप से जो देशी राज्य थे उनकी सुरक्षा की जाए, और दूसरा था विदेशी नीति का उत्तरदायित्व, कि बाहरी जो विदेश नीति है उसका उत्तरदायित्व हमारे यहाँ पर बेहतर तरीके से कैसे हो, तो जिसका खर्च संबंधित राज्य को उठाना पड़ता था। अब इस सहायक संधि की नीति के तहत ये बहुत बड़ी कुटिल चाल थी लॉर्ड वेलेस्ली की, कि एक तो खुद के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा कवच के रूप में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे या सुरक्षा तंत्र स्थापित किया जाता, उसका खर्चा उसी राज्य को उठाना पड़ता था। दूसरा, जो विदेशी जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की या अंग्रेज़ों के द्वारा कानून व्यवहार जो बनाए जाते थे, उनको अपनाना भी उनके लिए एक मजबूरी था, और उसको अपनाते समय जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, जिन संसाधनों की, उसका खर्चा भी संबंधित राज्य को वहन करना पड़ता था। यानी देखी दिखावे में तो ये लगता था कि अंग्रेज यहाँ की सहायता कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वे कहीं भी सहायक नहीं थे। यह नीति 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के रूप में जानी गई। इस प्रक्रिया में उस राज्य में अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती थी। अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त कर दिया जाता था किसी को, और सुरक्षा खर्च का भार उसी देशी राज्य पर होता था। ये कुठाराघात था भारतीयों के लिए एक तरीके से। और भारत में प्रथम सहायक संधि सन 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम के साथ की गई थी। और अगर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित की गई सहायक संधि की बात करें तो पहली बार हैदराबाद के निज़ाम ने सन 1798 में से अंग्रेज़ों के साथ में किया था। दोस्तों नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि की थी। महाराजा रणजीत सिंह जो भरतपुर के राजा थे, उन्होंने 1803 में 29 सितंबर को पहले बार सहायक संधि को अपनाया था। यद्यपि आपसी अविश्वास के कारण यह क्रियान्वित नहीं हो सकी,
हालांकि अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बाद बीच में विभिन्न मुद्दों पर सुलह नहीं हो सकी, और जब सुलह नहीं हो सकी, जब इस नीति को नहीं अपनाया महाराजा रणजीत सिंह ने, तो लॉर्ड लेक ने वहाँ पर तत्समय अपनी नाराज़गी दिखाते हुए भरतपुर पर 5 खतरनाक आक्रमण किए। 1805 में फिर दोबारा संधि हुई, और इस संधि के माध्यम से जो डीग को अपने कब्जे में अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, उसे वापस महाराजा रणजीत सिंह को लौटा दिया गया। इसलिए यहाँ से प्रीलिम्स के 2 सवाल बनते हैं। एक तो प्रथम सहायक संधि अंग्रेज़ों के साथ लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में किस भारतीय रियासत ने की? तो भरतपुर रियासत, तत्समय राजा महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन नहीं अपनाने के कारण किसने आक्रमण किया? लॉर्ड लेक ने बारूदों से आक्रमण किया था, गोला बारूद से आक्रमण किया था, लेकिन वो भरतपुर के किले को ध्वस्त नहीं कर पाया था। हालांकि उसने डीग के महलों को या डीग क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन 1805 में जब बाद में इनके बीच में संधि हुई भरतपुर रियासत और अंग्रेज़ों के बीच में, तो डीग का क्षेत्र वापस भरतपुर महाराजा को लौटा दिया गया। नेक्स्ट है अलवर राज्य। अलवर ने 14 नवंबर 1803 को राजा बख्तावर सिंह कंपनी ने अलवर का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया। राजा बख्तावर सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ में 14 नवंबर 1803 को सहायक संधि कर ली, और इसमें अंग्रेज़ों ने अलवर को एक पृथक राज्य घोषित कर दिया। अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का भी अंग्रेज़ों ने वचन दिया कि वे किसी प्रकार से अलवर की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 1818 को जयपुर राज्य के साथ में सहायक संधि की गई। 2 अप्रैल 1818 को जयपुर राज्य के साथ में अंग्रेज़ों ने संधि की। इस संधि के लिए मराठों और पिंडारियों ने इनको बाध्य किया था। 1818 की जो संधि हुई, उसमें जो संलग्न कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य करने वाले जो लोग थे, वे मराठा और पिंडारी थे। पिंडारी तो नवाबों के रूप में टोंक के थे, और मराठा आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के थे। उन्होंने बाध्य किया। नेक्स्ट है जोधपुर शासक भीम सिंह के समय जोधपुर राज्य के साथ 22 दिसंबर 1803 को संधि की गई। सबसे पहले भरतपुर, फिर अलवर, फिर जयपुर, फिर जोधपुर, इन राज्यों ने क्रमशः सहायक संधि जो अपनाई गई थी उसको किया था। अब जोधपुर जो राज्य था, जोधपुर राज्य के साथ वहाँ के राजा भीम सिंह के साथ में 22 दिसंबर 1803 को जो संधि की गई, उसकी कुछ शर्तें निर्धारित की गई। पहली तो ये थी कि दोनों ही अंग्रेज और रियासत आपस में परस्पर सहायता करेंगे। दूसरा, वे परस्पर मित्रता का भाव रखेंगे। तीसरा, वे खिराज नहीं देंगे, खिराज एक लागबाग होती थी। चौथा, जोधपुर से फ्रांसीसियों को वे दूर रखेंगे, और राजाओं से वचन भी लिया कि आप जोधपुर से फ्रांसीसी लोगों को दूर रखेंगे। अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्हें मालूम था कि उनके अपने क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इन सभी के उपरांत लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था, उसने आश्रित पार्थक्य की नीति अपनाई थी। बात खत्म हो गई सहायक संधि की जो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई, लेकिन इसके बाद में नंबर आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य की नीति का। तो राजस्थान की जो रियासतें थीं और जो ब्रिटिश संधियां इनके साथ में समय समय पर की गई, वे कौन कौन सी थी, किन किन राज्यों के साथ की गई, इनका विवरण हम पढ़ेंगे। तो पहली जो संधि थी, इतिहास प्रसिद्ध संधि, वह थी सन 1817-18 की अधीनस्थ संधि। सबऑर्डिनेट जो ट्रीएटी थी, जो राज्यों और अंग्रेजों के बीच में हुई, वह तो राजपूत राज्यों से संधि करने की जिम्मेदारी हेस्टिंग्स ने दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को दी थी। जो राजपूत राज्य थे, उनके साथ में संधि करने की जो जिम्मेदारी थी, वह लॉर्ड हेस्टिंग्स को दी गई। यानी कि राजपूत जहाँ जहाँ शासन कर रहे थे, वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा उनसे संधि करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का काम किसको दिया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स को दे दिया गया। और हेस्टिंग्स ने फिर दिल्ली का रेजिडेंट जो था चार्ल्स मैटकॉफ, उसको इसके लिए नियुक्त किया। ये प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अधीनस्थ संधि जो 1818 में अमल में लाई गई, उसमें किस व्यक्ति विशेष की नियुक्ति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी? तो चार्ल्स मैटकॉफ ने। और मैटकॉफ ने ही इस संधि को करवाने के लिए संधि पत्र तैयार किए थे कि उनमें किन किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए, संधि किस तरीके से होनी चाहिए। चार्ल्स मैटकॉफ ने ही सन 1811 में राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था।
ये भी प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि राजस्थान के राजपूत राज्यों का एक परिसंघ बनाने का जो सुझाव था वह किसने दिया था? मेटकॉफ ने दिया था, जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करेगा। और मेटकॉफ ने कहा था कि यह सब ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करेगा। राजस्थान में अधीनस्थ पार्थक्य की जो नीति थी, सहायक संधि एक फेमस हुई जो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था। फिर अधीनस्थ पार्थक्य की जो नीति थी वह जो 1818 में शुरू हुई, इस संधि को सबसे पहले राजस्थान की करौली रियासत ने स्वीकार किया था 9 नवंबर 1817 को। तत्समय करौली का जो शासक था, राजा थे, वे हरबख्श पाल सिंह थे। वहीं अगर बात करें अंतिम राजस्थान की रियासत की जिसने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति को या अधीनस्थ संधि को स्वीकार किया था, तो उसमें सिरोही रियासत का नाम आता है। सिरोही ने 11 सितंबर 1823 को अंत में, जो 1817-18 में जो सिलसिला शुरू हुआ था वह 1823 तक चला गया। तो 1823 में सिरोही ने इसे अपनाना शुरू किया था और उस समय सिरोही का जो शासक था वह महाराजा शिव सिंह था। कौन था? महाराजा शिव सिंह। अब हम जानते हैं आश्रित जो पार्थक्य की नीति थी या अधीनस्थ जो संधि थी 1817-18 में जो अपनाई गई, इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो इसको हम सतही रूप से जान लेते हैं। नंबर 1, अंग्रेजों और राज्यों के मध्य सदैव मित्रता का भाव रहेगा। राज्य की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर रहेगा कि राज्य की रक्षा कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा, राज्य आधिपत्य स्वीकार करेगा, राज्य उनकी गुलामी स्वीकार करेगा कि वह उसके अंडर में है। वहीं अन्य किसी राज्य से दोस्ती और संधि नहीं करेगा, यानी कि वह पूर्ण रूप से अंग्रेजों के आधिपत्य को स्वीकार करेगा। नंबर 4, कंपनी की मध्यस्थता, परस्पर राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो कंपनी उसमें मीडिएटर का काम करेगी। नेक्स्ट है, संधिकर्ता राज्य के शासक स्वतंत्र शासन के अधीन होंगे, यानी कि अगर कंपनी का शासन होता है, अगर संधि होती है किसी राज्य के साथ में, तो वहाँ के जो मूल जो राजा हैं, जो स्थानीय राजा हैं, वे स्वतंत्र होंगे, उनका अपना राज्य साम्राज्य होगा। नेक्स्ट है, आंतरिक मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा और कंपनी के जो आंतरिक मामले हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा राज्यों में। नेक्स्ट है, राज्य मराठों को खिराज ना दे करके जिन स्टेट्स पर कब्जा हो जाएगा, जिनसे संधि हो जाएगी, वे किसी प्रकार का खिराज लाग बाग मराठों को नहीं देंगे, बल्कि इस खिराज अथवा लाग बाग को जो वे कर्ज के रूप में दिया करते थे वह सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराएंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि आश्रित पार्थक्य की नीति या अधीनस्थ जो नीति थी, इसके माध्यम से भारतीय राज्यों को न केवल अंग्रेजों ने शनै शनै अपना गुलाम बनाया, बल्कि तमाम प्रकार की राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने यहाँ पर फूट डालो की नीति की शुरुआत भी कर दी थी। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ यहाँ के राज्यों के साथ में हुई, उनमें पहली है कोटा राज्य की संधि। 26 दिसंबर 1817 को कब हुई थी ये? 26 दिसंबर सन 1817 को कोटा राज्य के साथ में संधि हुई। उस समय कोटा का प्रशासक झाला जालिम सिंह था और गवर्नर जनरल का विशेष प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ था। इन दोनों के मध्य में यह संधि संपन्न हुई थी। लेकिन जब ये संधि हुई तो इस संधि के साथ में कुछ पूरक संधि प्रस्ताव भी लाए गए थे। कोटा राजा झाला जालिम सिंह जो था, झाला जालिम सिंह, और उधर क्योंकि इसके बाद में झालावाड़ का विभाजन होता है, तत्समय झाला कोटा के अंदर ही संलग्न रूप से कार्यरत थे। इसलिए जो मदन सिंह जो था, जालिम सिंह जो था, माफ़ कीजिएगा, जालिम सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। इसी समय कोटा का महाराव उम्मेद सिंह जो था और उसके वंशज थे, उनकी राजशाही को तदुपरांत स्वीकार कर लिया गया। समस्त प्रशासनिक अधिकार झाला जालिम सिंह के पास चले गए। हालांकि राजशाही उनकी स्वीकार की गई कि महाराजा उम्मेद सिंह और उसके वंशज भी यहाँ पे राजा के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन समस्त प्रशासनिक जो अधिकार थे वे झाला जालिम सिंह के पास में चले गए। और कोटा की इस प्रकार से जो पूरक संधि हुई थी उस पर, जिसमें जालिम सिंह को जिसमें क्या था कि इस कोटा की पूरक संधि में पूर्व महाराव उम्मेद सिंह, जालिम सिंह, शिवदान सिंह, लाला हुकुमचंद और शाह जीवन राम के हस्ताक्षर हुए थे। इन सभी लोगों ने मिलकर के कोटा की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जब पूरक संधि प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाए गए और यहाँ के राजाओं ने जब मांग की, तो उससे क्या हुआ कि जो महाराव राम सिंह थे वे सहमत नहीं हो पाए।
इनके बीच में आपस में कलह हो गया, विवाद बढ़ गया। तदुपरांत इन्हीं राजाओं के मध्य में सन 1821 में 12 के अंदर एक युद्ध हुआ था, मांगरोल का युद्ध। वह मांगरोल का युद्ध जब हुआ तो उसमें जालिम सिंह को अंग्रेज़ों ने सहायता दे दी। अंग्रेज़ बड़े कलाकार थे, उन्होंने कोटा महाराव राम सिंह को छोड़ दिया और जालिम सिंह जिसके साथ में संधि की थी उसको सहायता देने का वचन दे दिया और सहायता दी। तो मांगरोल का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में कोटा महाराव उम्मेद सिंह की पराजय हुई, वो हार गए क्योंकि जो जालिम सिंह थे उनके साथ में अंग्रेज थे। तदुपरांत महाराव उम्मेद सिंह नाथद्वारा राजसमंद चले गए और जब ये राजसमंद चले गए तो वहाँ पर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह था, उसने महाराव उम्मेद सिंह की मदद की और महाराणा जो उम्मेद सिंह था, जो भीम सिंह था, उसकी सहायता से 1821 में एक समझौता हुआ और समझौते के अंदर पूरक संधि को महाराव राम सिंह ने स्वीकार कर लिया। परिणाम तक कोटा राज्य का विभाजन हो गया। पहले क्या था कि बराबर के बैल थे लड़ने वाले, लेकिन एक ही राज्य था। लेकिन अब क्या रणनीति अपनाई गई कि इन दोनों का विभाजन कर दिया जाए, इसलिए वो दोनों विभाजित कर दिए गए। तो कोटा राज्य का जब विभाजन हुआ तो 1838 में विभाजन हुआ और नवीन राज्य की या नवीन रियासत की स्थापना हुई। और जो नवीन रियासत स्थापित हुई महाराव राम सिंह के विरोध के पश्चात, वह थी झालावाड़ रियासत। और झालावाड़ रियासत की स्थापना हुई सन 1838 में। कुछ अन्य प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं इन संधियों से जुड़े हुए। तो दोस्तों, टोंक जो रियासत थी राजस्थान में, उसका निर्माण नवंबर 1817 में वहाँ के शासक अमीर खान पिंडारी के संरक्षण में हुआ। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने दौलत राव सिंधिया से 1818 में अजमेर को छीन लिया था। दौलत राव सिंधिया का शासन था हमारे यहाँ पर अजमेर में, लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने 1818 में छीन लिया था। कोटा का विभाजन हुआ तो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत का जन्म हुआ। हमने आपको अभी बताया 1838 में झालावाड़ के नाम से, जिसमें पहला जो शासक था वह राणा मदन सिंह था। तो झालावाड़ रियासत जो 1838 में राजस्थान की सबसे नवीन रियासत के रूप में निकली, उसका पहला जो राजा था, शासक था, वह राणा मदन सिंह था। कौन था? राणा मदन सिंह। राजस्थान की खिराज मुक्त रियासतों की बात करें कि जहाँ पर अंग्रेज़ों ने किसी प्रकार की लागबाग नहीं थोपी थी, तो उनमें बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़ और अलवर, ये प्रमुख ऐसी रियासतें थी जहाँ पर लागबाग नहीं ली जाती थी, खिराज नहीं ली जाती थी। दोस्तों, नेक्स्ट है जयपुर का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट स्टीवर्ड था, जिसकी नियुक्ति 1821 में की गई थी। तो जयपुर का जो पहला राजनीतिक जो अभिकर्ता था, पॉलिटिकल एजेंट, वह स्टीवर्ड था, जो 1821 में यहाँ पर चला आया था। लेकिन नवंबर 1830 के अंदर इस पद को जयपुर में से समाप्त कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति 1830 के बाद में बंद कर दी गई। वहीं अजमेर में गवर्नर जनरल का दरबार सन 1822 में आयोजित किया गया था। अजमेर में गवर्नर जनरल का दरबार कब आयोजित किया गया था? 1822 में। तदुपरांत एजीजी कार्यालय की स्थापना हुई। एजेंट टू गवर्नर जनरल, कि गवर्नर जनरल का एजेंट के रूप में कार्यालय की स्थापना अजमेर में 1832 में हुई। और फिर 1857 में अजमेर से इस एजीजी कार्यालय को माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। रक्षा कारणों से एजीजी कार्यालय को अजमेर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? 1857 में माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। और जब एजीजी कार्यालय माउंट आबू में खुल गया तो राजस्थान का प्रथम एजीजी जो था वह अब्राहम लॉकेट था। कौन था भाई? अब्राहम लॉकेट। तो ये प्रीलिम्स का बहुत अच्छा सवाल है कि राजस्थान का प्रथम एजीजी किसे बनाया गया? अब्राहम लॉकेट। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, एजीजी, वह जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस था। प्रिय विद्यार्थियों, अजमेर और मेरवाड़ा में चीफ कमिश्नरी व्यवस्था की भी स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल के समय की गई। और जो पहला चीफ कमिश्नर था वह बनाया गया किटिंग को। अंतिम जो था वह एचआर शिवदासानी था। और पहला भारत का ब्रिटिश कमिश्नर जो था वह जॉर्ज गिलन था। राजस्थान में इंपेरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का योजनाकार सर विलियम विल्सन हंटर था। राजस्थान में इंपीरियल शाही राजपत्र का प्रकाशन किया जाता था। और यह शाही राजपत्र भारत के लोग नहीं करते थे तैयार,
बल्कि अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, जो सत्ता थी इंग्लैंड में, वो तैयार करती थी। और इसका जो योजनाकार था, जो प्लानर था, वह सर विलियम विल्सन हंटर था। दोस्तों, जो रियासतें भारतवर्ष में मूल रूप से राजस्थान के अंदर निर्मित हुई, उन रियासतों का एक ओहदा था, उनका एक डेकोरम था, उनका एक स्टेटस था। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो रियासत थी वह उदयपुर थी, जिसको 21 तोपों की सलामी अंग्रेज़ों ने देने की अनुमति दी थी। वहीं सबसे अंतिम और छोटी जो रियासत थी वह थी शाहपुरा राजस्थान, जिसे केवल 9 तोपों की सलामी दी जाती थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड था। मेवाड़ का जो पहला पॉलिटिकल एजेंट था वह कौन था? कर्नल जेम्स टोड था, मेवाड़ का, ध्यान रखें। और राजपूताना का प्रथम रेजिडेंट जो था, वहीं राजपूताना का जो प्रथम रेजिडेंट था वह ब्रिगेडियर ऑक्टरलोनी था। राजपूताना का प्रथम रेजिडेंट कौन था? ब्रिगेडियर ऑक्टरलोनी था। कौन था? ब्रिगेडियर ऑक्टरलोनी। ये ध्यान रखने की बात है, प्रीलिम्स के दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं कि मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट तो कर्नल जेम्स टोड, लेकिन राजपूताना का प्रथम रेजिडेंट विलियम ब्रिगेडियर ऑक्टरलोनी था। अलवर रियासत का जयपुर से पृथक विभाजन 14 नवंबर 1803 को हुआ। जब सहायक संधि को अलवर रियासत ने स्वीकार किया था तो अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता दी थी कि जयपुर राज्य से उसका विभाजन कर दिया गया। राजस्थान में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के साथ में संधि का श्रेय अगर किसी अंग्रेज को जाता तो वह है जॉन मेलकम। ये ध्यान रखना है कि दक्षिणवर्ती राजस्थान के जो रियासतें थी, जिनमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, उनके साथ में संधि का श्रेय जॉन मेलकम को दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है, राजस्थान की टोंक रियासत की संधि अंग्रेज़ों के साथ हुई, वह काफ़ी चर्चित थी। उसके कारण क्या थे और किस प्रकार से प्रसिद्ध हुई? तो टोंक रियासत के साथ में संधि जिस व्यक्ति ने की वह था अमीर खान पिंडारी, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनके बीच में 17 नवंबर 1817 को यह संधि संपन्न हुई। इस समय होलकर के द्वारा शासित भागों पर पिंडारी का शासन स्थापित हो गया। पहले होलकर जहाँ पर राजा राज किया करते थे, वहाँ पिंडारियों को अंग्रेज़ों की मदद से शासन मिल गया। जरूरी व्यवस्था के लिए सेना रखेगा। वहीं यह भी तय कर दिया गया कि जितनी जरूरी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जो रियासत है उसमें सेना का स्थापन किया जाएगा। किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। अंग्रेज़ों ने यह भी उनके ऊपर लगाम लगाई। पिंडारियों का सहयोग वे नहीं करेंगे, कि जो टोंक के नवाब है वह पिंडारियों का सहयोग नहीं करेगा, और उनके दमन के लिए वह अंग्रेज़ों का साथ लेगा कि वह पिंडारियों को यहाँ से मार भगाए। अमीर खान पिंडारी जरूर समय में सैनिक सहायता देगा, और अंग्रेज़ों ने यह भी तय कर लिया कि अगर अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो अमीर खान पिंडारी को सैनिक सहायता देनी पड़ेगी। इस संधि के द्वारा अमीर खान पिंडारी को टोंक और रामपुरा 2 स्थानों का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया। और जब इतनी सारी संधियों के ऊपर सहमति हो गई अमीर खान पिंडारी की, तो उसे टोंक और जो रामपुरा जो रियासत थी उनका पृथक रूप से राजा घोषित कर दिया गया। और इस राजा को फिर जिस की उपाधि दी गई, जो टाइटल उनके ऊपर सुशोभित हुआ, वह था नवाब। इनको फिर नवाब के नाम से अंग्रेज़ों ने पुकारना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी संधि की जो प्रक्रिया थी, इसमें जयपुर और जोधपुर राज्य के साथ में अंग्रेज़ों ने नमक का समझौता भी किया था। सवाल यह है कि जयपुर और जोधपुर के साथ में ही नमक समझौता क्यों हुआ? तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि तत्समय और वर्तमान में भी खारे पानी की झीलों का संबंध जयपुर और जोधपुर राज्य से था। इसलिए अंग्रेज यहाँ की तमाम चीज़ों को लूटना चाहते थे, तो वाणिज्यिक उद्देश्यों से, व्यापारिक उद्देश्य से उन्होंने यहाँ के राज्यों के साथ में उस नमक को अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से कब्जे में लेने के लिए, लूट मार मचाने के लिए उन्होंने जयपुर और जोधपुर के साथ में संधि की थी, या नमक समझौता किया था। यह नमक समझौता दोस्तों 1869 में संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? 1869 ईस्वी में, ठीक है ना। जयपुर और जोधपुर राज्यों के साथ में जो नमक समझौता हुआ वह 1869 में हुआ। इसमें राज्यों के द्वारा अंग्रेज़ों को सांभर झील का स्थायी पट्टा दे दिया गया। और इस दौरान क्या हुआ, जो राज्य थे उन्होंने अंग्रेज़ों को सांभर झील का स्थायी पट्टा दे दिया कि आप ही अपने हिसाब से नमक का उत्पादन करो, शुद्धिकरण करो, परिष्करण करो, प्लांट लगाओ और व्यापार करो। यानी कि पूरी आज़ादी अंग्रेज़ों को यहाँ के जयपुर रियासत ने दे दी। नेक्स्ट, पट्टे की वापसी नहीं होगी, परंतु अंग्रेज नोटिस द्वारा वापस कर सकेंगे। राज्यों पर लगाम लगा दी गई कि आप पट्टे को वापस नहीं कर सकोगे,
लेकिन अंग्रेज़ों ने उसमें एक बिंदु लिख दिया कि अंग्रेज़ चाहेंगे तो नोटिस देके इस पट्टे को आपको वापस दे देंगे, यानी कि जब लूट मार पूरी हो जाएगी, लूट मार, तो इसको लौटा देंगे। वहीं जो सांबर झील थी उसके तटवर्ती भागों में अंग्रेज़ों को तलाशी का भी अधिकार विभिन्न घरों का दे दिया गया कि सांबर झील के चारों ओर जो लोग बसे हुए हैं उनके घरों के अंदर तलाशी करने का अधिकार अंग्रेज़ों ने ले लिया। अंग्रेज़ों के द्वारा सांभर के अंदर एक न्यायालय की स्थापना भी की गई ताकि स्थानीय लोग जो नमक की चोरी किया करते थे उनको दंड देने का भी प्राधिकार अपने हाथों में ले लिया। नमक का भाव भी तय करने का जो काम था वह अंग्रेज सरकार ही करती थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो नमक समझौता था वह भी यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के दमन का एक तरीका अंग्रेज़ों ने अपनाया था। मेयो कॉलेज काफ़ी चर्चित है, जिसकी स्थापना राजस्थान के अजमेर ज़िले में सन 1875 में की गई थी। दोस्तों, इसके बाद में जानते हैं हम शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, कि शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना क्यों हुई। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना दोस्तों 1835 में हुई और इसका जो मुख्यालय था वो झुंझुनू में था। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? सन 1835 ईस्वी। और ये मुख्यालय था वो कहाँ पे था? शेखावाटी ब्रिगेड का या झुंझुनू में था? कहाँ पे था दोस्तों? झुंझुनू में। इस शेखावाटी ब्रिगेड का मूल रूप से कार्य था शेखावाटी के अंदर शांति और व्यवस्था को कायम रखना, लेकिन इस शांति व्यवस्था को कायम रखने के साथ साथ जिन लोगों को डिप्लॉयमेंट किया जाता था इस ब्रिगेड में, उनका टोटल जो खर्चा था वह जयपुर रियासत पे भारित कर दिया गया कि जयपुर रियासत उस खर्चे को उठाएगी। अन्य प्रमुख तथ्य और जान लेते हैं। जोधपुर रीजन की स्थापना सन 1835 में की गई थी। जोधपुर के अंदर भी एक कंपनी स्थापित की गई थी वहाँ शांति और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सन 1835 में। और यह जो कंपनी थी जोधपुर रीजन में, यह अरिनपुरा पाली क्षेत्र में लगाई गई थी और इसका खर्च जोधपुर राज्य पर भारित कर दिया गया। जोधपुर राज्य इस रीजन का तमाम खर्चा उठाता था। नेक्स्ट है मेवाड़ भील कोर की स्थापना। तो मेवाड़ में भीलों के द्वारा सन 1841 में भीलों के अंदर ही फूट डालते हुए अंग्रेज़ों ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी। मेवाड़ भील कोर का प्रमुख कार्य भोमट क्षेत्र के अंदर, जो भोमट क्षेत्र था भीलों का, उस क्षेत्र में सुप्रबंध व्यवस्था बनाए रखना मूल कार्य था। और मेवाड़ भील कोर का खर्चा था वह मेवाड़ राज्य पर भारित कर दिया गया, यानी कि वे अपने राजस्व के अंदर से ही इस कंपनी का तमाम प्रकार का जो खर्चा है उसको सुनिश्चित करेंगे। देखो कितनी बड़ी चाल थी अंग्रेज़ों की कि हमारी ही मूंज और हमारी ही मोगरी का इस्तेमाल वो कर रहे थे। और इस मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय था, जो हेडक्वार्टर था, वह खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं राजस्थान की विभिन्न रियासतें और संधियाँ, कि राजस्थान में बहुत सारी रियासतें थी जिनके साथ में संधि हुई और किस प्रकार से हुई। और ये जो संधि थी मूल रूप से वो 1818 की आश्रित पार्थक्य की जो संधियाँ थी। सबसे पहले थी करौली के साथ में। करौली ने सबसे पहले अंग्रेज़ों से संधि की थी, जिस समय राजा महाराजा हरबख्श पाल सिंह थे 9 नवंबर 1870 को, और सहायक संधि को प्राप्त करने वाली यह पहली रियासत थी। इसके बाद में थी टोंक रियासत, जिसने अमीर खान पिंडारी के नेतृत्व में संधि की थी 17 नवंबर 1817 को, जिसमें अंग्रेज़ों ने लॉलीपॉप के रूप में टोंक और जो रामपुरा जो ब्लॉक्स थे, जो रियासतों के उपभाग थे, उनका शासक अमीर खान पिंडारी को नियुक्त कर दिया। इसके बाद में थी कोटा रियासत, जिसके महाराव उम्मेद सिंह ने संधि की थी 26 दिसंबर 1817 को, जिसमें चार्ल्स मैटकॉफ जो था वह अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल एजेंट था उस समय। नेक्स्ट है जोधपुर साम्राज्य। तो जोधपुर साम्राज्य के अंदर मानसिंह जोधपुर का राजा था और उसने वहाँ पे 6 जनवरी सन 1818 को संधि की थी। इसके बाद में नंबर आता है भाई मेवाड़ रियासत का। तो मेवाड़ रियासत में उदयपुर जो था उसका, मेवाड़ रियासत का मुख्यालय उदयपुर माना जाता था। और तत्समय मेवाड़ के जो राजा थे वो महाराणा भीम सिंह थे। उन्होंने 13 जनवरी सन 1818 को अंग्रेजी जो प्रतिनिधि था मैटकॉफ, उसके साथ में अपने प्रतिनिधि अजीत सिंह को मिलाकर के हस्ताक्षर करवाए थे। इसके बाद में तदुपरांत बूंदी, फिर बीकानेर, फिर किशनगढ़, फिर जयपुर। तो जयपुर रियासत में जो संधि हुई उसमें यहाँ का महाराजा जगत सिंह द्वितीय था 2 अप्रैल सन 1818 को, जिसमें चार्ल्स मैटकॉफ और ठाकुर रावल बेरिसाल के मध्य में संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी प्रकार से प्रतापगढ़ में महारावल सामंत सिंह, डूंगरपुर में महारावल जसवंत सिंह,
फिर जैसलमेर में महारावल मूलराज द्वितीय ने, इसी प्रकार से बांसवाड़ा में महारावल उम्मेद सिंह ने 25 दिसंबर 1818 को, और सिरोही में महाराजा शिव सिंह जो अंतिम रियासत थी, सबसे नवीन रियासत जिसने, या यूँ कहें कि सबसे अंतिम रियासत जिसने अंग्रेज़ों के साथ आश्रित पार्थक्य की नीति को स्वीकार किया था, और यह तिथि थी 11 सितंबर 1823 को, जिसमें पूर्व में जोधपुर राज्य का दावा किया गया था कि यह जोधपुर राज्य के अधीन रहेगी, लेकिन 1823 के अंदर संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए महाराजा शिव सिंह ने, और इस प्रकार से यह भी अंग्रेज़ों की गुलाम रियासत हो गई। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये जो संधियाँ की गई विभिन्न राज्यों के साथ में अंग्रेज़ों के द्वारा, या विभिन्न राज्यों के द्वारा अंग्रेज़ों के साथ जो संधियाँ हुई उनका परिणाम क्या निकला। सबसे पहला तो था कि राजपूताना जो था उसकी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना प्रमुख उद्देश्य अंग्रेज़ों का था। वे नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई आक्रांता यहाँ पर आकर राज्य करे, क्योंकि वो चाहते थे कि सारा सब कुछ उनके हाथों में केंद्रित हो। नेक्स्ट, शांति वातावरण से व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। यह तो स्पष्ट था कि बाहरी आक्रमण नहीं हुए तो राजस्व हानि नहीं हुई, जनधन की हानि नहीं होती थी, इसलिए संसाधनों का एक बैलेंस बना हुआ था, तो व्यापार वाणिज्य फलने फूलने लगा। नेक्स्ट है सामंतों में विद्रोह की भावना, और कारण था सामंत शक्ति में कमी आना। जब यहाँ पर पुराने समय के अंदर राजा और सामंतों का शासन हुआ करता था, यानी कि सामंत की सलाह मशवरे के साथ में ही राजा काम करते थे, और एक तरीके से कार्यकारी जो राजा हुआ करता था वह सामंत हुआ करता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सत्ता स्थापित की तो उन्होंने सामंतों को दूर हटा दिया और 1-to-1 डायलॉग शुरू कर दिया राजाओं के साथ, यानी कि सीधे संबंध उन्होंने राजाओं के साथ स्थापित कर लिए, सामंतों की ज़रूरत नहीं समझी। इसलिए सामंत उग्र हो गए, वे अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे। नेक्स्ट है राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी और वे कर्जभार के अंदर लदे हुए थे। कंपनी का राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप अधिक होने लगा। धीरे धीरे आप जानते हो कि व्यापारिक से राजनीतिक हस्तक्षेप भी कंपनी करने लगी, और राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता का धीरे धीरे अंत होने लगा। जो राजपूत राज्य थे उनमें जो उनकी स्वतंत्रता थी वह खत्म सी होने लगी। इससे क्या हुआ कि प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। रेजिडेंट अंग्रेज जो सरकार हुआ करती थी तो उस सरकार का खुशी का निर्माता होता था। जो अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल रेजिडेंट हुआ करता था, यहाँ पर शासन का रेजिडेंट जो वे नियुक्त किया करते थे, जो दिल्ली से परिकल्पना के रूप में लेके आया गया था, वे लोग अंग्रेज़ों की खुशी के लिए काम करते थे, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों की खुशी के लिए काम नहीं करते थे। नेक्स्ट है, इससे देशी राज्यों के अंदर आंतरिक कलह और संघर्ष पैदा हो गए। आपस में लड़ाइयाँ होने लगी देशी राज्यों में कि आपने मुझे मरवा दिया, आपने मुझे मरवा दिया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा नए राज्यों और ठिकानों की स्थापना हुई, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी उसने नए नए राज्यों की खोज की और ठिकानों की स्थापना कर दी। जैसे झालावाड़ रियासत की स्थापना सन 1838 में कोटा से विभाजन के बाद में हुई, क्योंकि आपस में जो आंतरिक कलह और संघर्ष था वह आप सभी जानते ही हैं कि कोटा का जो शासक था जालिम सिंह और महाराव उम्मेद सिंह, उनके बीच में जब आपस में टकराव हुआ तो इस कलह से एक नई रियासत का विभाजन स्वरूप जन्म हुआ, और वो थी झालावाड़। नेक्स्ट है, शासकों के भोगविलास और आमोद प्रमोद में वृद्धि हो गई। चूँकि शासन व्यवस्था का संचालन अंग्रेज सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पॉलिटिकल एजेंट किया करते थे, इसलिए राजा निष्फिक्र हो गए, क्योंकि उनको संपत्ति और साम्राज्य का लॉलीपॉप अंग्रेज़ों ने दे दिया था, और इससे उन लोगों को पता था कि उनको खुद का दिमाग खर्च करने की अथवा अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और इस दौरान फ़ायदा ये होगा कि वे आराम से रहेंगे और शासन भी उनका बना रहेगा। इस भ्रम के अंदर राजा सो गए एक तरीके से। किसानों और जनसाधारण में कर्ज का बोझ बढ़ने लगा, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो था वो आम जनता को हुआ, निरीह जनता को हुआ, किसानों को हुआ। सामंतों की मान मर्यादा पर एक तरीके से प्रहार था। सामंत जो एक तरीके से आम जनता और किसानों के रक्षक तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके हितधारक हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं उनसे राजस्व प्राप्त करने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी भलाई के लिए भी कार्य करते थे। तो उनके ऊपर कुठाराघात हुआ। राज्यों पर अंग्रेजी विचार और संस्थाएं थोप दी गई। जितने भी राज्य थे उनके ऊपर जो अंग्रेज़ों के जो विचार थे और अंग्रेजी जो संस्थाएं थी, विभिन्न संस्थाओं का निर्माण कर दिया गया, विभिन्न संस्थाएं स्थापित कर दी गई, उनको जोरामर्दी ठोक दिया गया कि तुम हमारे विचारों के अनुसार चलो, जो हम कहते हैं उसके अनुसार ही सही शासन और प्रशासन चल सकेगा। सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप भी अंग्रेज करने लगे। वे सामाजिक परंपराओं को
ब्रह्म माना करते थे। और जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारी संस्कृति की जो मूल ध्येयता थी, वह धीरे धीरे वे खत्म करने लगे। खिराज वसूली और प्रशासनिक उदासीनता से राज्यों की स्थिति बदतर हो गई, और जो लाग बाग वसूली जाती थी मराठों के द्वारा, उसको तोड़ करके अंग्रेज अपनी तरफ ले आए थे। इसलिए वे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के शासकों से खिराज वसूली किया करते थे और प्रशासन के प्रति वे जवाबदेही या जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं करते थे। परिणाम ये हुआ कि यहाँ के राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी वो डामाडोल हो गई। और अंतिम है दोस्तों, कंपनी अधिकारों में अतिशय वृद्धि हो गई। जब यह शासन समाप्ति की ओर होने लगा, राजा जब पूर्ण रूप से कमज़ोर पड़ गए थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उसके अधिकारों में अतिशय जो वृद्धि थी, अत्यधिक वृद्धि हो गई। इससे अंग्रेज़ों ने भी एक चाल चली कि पहले तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे भारतवर्ष के अंदर अपनी व्यापारिक और राजनीतिक सत्ता का स्थापना करने लगे। लेकिन जब देखा कि कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप का रुतबा कायम कर रही है, तो उन्होंने ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश जो राजशाही थी उसके माध्यम से, या जो तंत्र था उसके माध्यम से कंपनी के अधिकारों को सीमित कर दिया, कंट्रोल कर दिया उन्होंने। और वे खुलकर के राजनीतिक सत्ता के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। और जब साम्राज्य विस्तार करने लगे तो इससे यहाँ का जो प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र था उसके अंदर अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बढ़ गया। तदुपरांत भारतवर्ष के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, और इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत के लिए ताबूत में कील साबित हुई। नमस्कार।